हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्लेटलेट्स एंड ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस के बारे में। आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी के बारे में हम पहले बता चुके हैं। आज प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लेटलेट्स इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं प्लेटलेट्स को। इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड एंड स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स। ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें केंद्रक नहीं होता है और सबसे छोटी ब्लड सेल्स होती हैं। प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज कंट्रोल्ड बाय थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय लीवर एंड किडनी। थ्रोम्बोपोएटिन नामक एक हार्मोन होता है जो कि लीवर और किडनी से सीक्रेटेड होता है। वो प्लेटलेट्स के प्रोडक्शन के लिए काम करता है। नॉर्मल साइज ऑफ प्लेटलेट्स स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स विद ए डायमीटर ऑफ 2.5 माइक्रोन। स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स होती हैं जिनका डायमीटर होता है 2.5 माइक्रोन। नॉर्मल शेप होता है स्फेरिकल और रोड शेप। लाइफ स्पैन होता है 7 to 10 डेज एंड नॉर्मल काउंट होता है 1.5 लाख से 4 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन होता है स्प्लीन में, जिसको प्लेहा बोलते हैं। प्रॉपर्टीज होती है, मतलब प्लेटलेट्स में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, क्या क्या काम करती हैं। एडेसिवनेस का, एग्रीगेशन एंड एग्लूटिनेशन, ये सभी ब्लड का थक्का जमाने में काम आते हैं, मतलब ब्लड का थक्का जमाने की प्रक्रिया होती है। फंक्शन होता है हेल्प इन ब्लड कोएगुलेशन एंड ब्लड क्लॉटिंग और हेमोस्टेसिस। करेंगे हेमोस्टेसिस या फिर ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस। It is referred to the stoppage of bleeding. It is a complex process by which formation of thread-like meshwork of fibrin and platelets. Clotting factor होते हैं total 13. Clotting factor is combined with calcium and vitamin K to form clot. Clotting factor होते हैं वो क्लोट के फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम और विटामिन के से कंबाइन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोटिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। क्लोटिंग फैक्टर फर्स्ट होता है फिब्रिनोजन, सेकंड होता है प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड फोर्थ होता है कैल्शियम, फिफ्थ होता है लाइबल फैक्टर एंड सिक्स्थ क्लोटिंग फैक्टर नॉट एग्जिस्टेंस, मतलब सिक्स्थ नंबर का कोई क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता है। 7 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर है स्टेबल फैक्टर, 8th है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए एंड 9th है क्रिसमस फैक्टर, जिसको क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं, या फिर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट्स होते हैं वो, या फिर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, ये होता है 9th नंबर का। 10th नंबर का क्लोटिंग फैक्टर है स्टुअर्ट पावर फैक्टर, 11th है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेडेंट्स पीटीए बोलते हैं जिसको, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, 12th है हैगमान फैक्टर एंड 13 है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, या फिर जिसको लकी लोरेंट फैक्टर भी कहते हैं। ये सभी हैं क्लोटिंग फैक्टर। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोएगुलेशन, मतलब ब्लड कोएगुलेशन का क्या मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन या फिर वैसोस्पाज्म, सेकंड है प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन, थर्ड है ब्लड क्लोटिंग एंड फोर्थ है फिब्रिनोलाइसिस। अब आगे हम इनको 1 by 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन या फिर वैसोस्पाज्म। प्लेटलेट्स कम इन कांटेक्ट विद डैमेज ब्लड वेसल्स एंड अडेयर विद डैमेज वॉल्व। प्लेटलेट्स होती हैं वो डैमेज ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में आती हैं और जो ब्लड वेसल्स की डैमेज वॉल है उनके साथ अडेयर कर जाती है, मतलब उनके साथ चिपक जाती हैं। रिलीज्ड ऑफ सीरोटोनिन विच कॉन्स्ट्रिक्ट डैमेज ब्लड वेसल्स एंड रिड्यूज ब्लड फ्लो। एंड अडेयर होने के बाद वहाँ पे सीरोटोनिन रिलीज करती हैं जो कि डैमेज ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है एंड ब्लड फ्लो को रिड्यूस करता है। सेकंड था प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट्स अडेयर ईच अदर एंड रिलीज एडीपी, मतलब एक दूसरे से अडेयर हो जाती हैं, बिल्कुल चिपक जाती हैं एंड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को रिलीज करती हैं। एडीपी इज अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट्स एट द डैमेज साइट। जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है वो और मतलब जो प्लेटलेट्स होती है
उनको अट्रैक्ट करता है वहाँ इकट्ठा होने के लिए डैमेज साइट पे। थर्ड है ब्लड क्लोटिंग। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज बाई टू प्रोसेस। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का जो निर्माण होता है उसके मतलब कि 2 प्रोसेस हैं। तो देखते हैं आगे। एक्सट्रिंसिक पाथवे, इट इज स्टार्ट विद इन फ्यू सेकेंड। ब्लड वेसल्स डैमेज हो गए हैं या किसी साइड से ब्लड निकल रहा है, तो मतलब कि ऐसे मान लो कि किसी को चोट लग गई है, तो चोट लगते ही ब्लड निकल रहा है, तो ये जो एक्सटेंसिंग पाथवे है ये उसके कुछ सेकंड बाद में ही स्टार्ट हो जाता है। टिश्यू डैमेज आउटसाइड द सर्कुलेशन। टिश्यू डैमेज टिश्यू रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि क्लोटिंग फैक्टर 3 होता है। एक्टिवेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 10 जिसको बोलते हैं स्टुअर्ट पावर फैक्टर। एक्टिवेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 4 कैल्शियम जो कि 4th नंबर का क्लोटिंग फैक्टर होता है, एंड क्लोटिंग फैक्टर 5 जिसको बोलते हैं लाइवल फैक्टर। ये सभी रिलीज होते हैं 1 by 1 एंड निर्माण करते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक पाथवे, इट इज स्लोअर स्टार्ट 3 to 6 मिनट। एक्सटेंसिक पाथवे है वो कुछ मतलब कि उसके फ्यू सेकंड बाद ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा स्लो है, तो ये 3 to 6 मिनट बाद स्टार्ट होता है। डैमेज द एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। एक्टिवेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 10। ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियल जो लाइनिंग होती है वो डैमेज हो गई है मानो, तो उसके बाद एक्टिवेशन होगा क्लोटिंग फैक्टर 10 का। उसके बाद होगा एक्टिवेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 4 and 5 एंड वो निर्माण करेंगे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का। सो फर्स्ट पार्ट हमने देखा था ब्लड क्लोटिंग का, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हमें किस लिए चाहिए? कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की प्रेजेंस में जो प्रोथ्रोम्बिन क्लोटिंग फैक्टर 2 होता है ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। जो थ्रोम्बिन बना है यहाँ से, इस थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में जो फिब्रिनोजन क्लोटिंग फैक्टर फर्स्ट होता है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर का प्रोसेस। नॉर्मल कोएगुलेशन रिक्वायर विटामिन के एंड इज फॉलोड बाय क्लोट रिट्रैक्शन टाइटनिंग ऑफ द क्लोट। जो नॉर्मल ब्लड कोएगुलेशन है उसके लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है जो कि क्लोट रिट्रैक्शन करता है, मतलब कि उसको क्लोट को टाइट करता है जिससे ब्लड रुक जाए। स्लोली लूज फिब्रिन क्लोट कन्वर्ट इनटू टाइट फिब्रिन मैसफ्रक के एज ब्लड कोएगुलेशन। जो फिब्रिन क्लोट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है टाइट फिब्रिन मैसफ्रक में। मैसफ्रक मतलब एक जगह वो इकट्ठा हो जाता है, उसका थक्का जम जाता है, तो इसको बोलते हैं ब्लड कोएगुलेशन। एंड इसका 4th है फिब्रिनोलाइसिस। ब्रेकडाउन ऑफ क्लोट इज कॉल्ड फिब्रिनोलाइसिस। जो क्लोट बना है डैमेज साइट पे उसका ब्रेकडाउन होने को बोलते हैं फिब्रिनोलाइसिस। ए इनएक्टिव सब्सटेंस प्लाज्मिनोजन प्रेजेंट इन क्लोट कन्वर्ट इनटू प्लाज्मिन। एक जो इनएक्टिव सब्सटेंस होता है वो क्लोट में प्रेजेंट होता है प्लाज्मिनोजन जो कि कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मिन में। एंड प्लाज्मिन जो होता है वो जो फिब्रिन बना है उसका ब्रेकडाउन करता है एक सोल्यूबल प्रोडक्ट में जो कि डिस्ट्रॉय हो जाता है फैगोसाइटोसिस के द्वारा। तो इसको हमने ऐसे बताया कि जैसे एक प्लाज्मिनोजन सब्सटेंस है, इनएक्टिव सब्सटेंस होता है, ये प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये प्लाज्मिन है वो ब्रेक डाउन करता है फिब्रिन का जो कि सोल्यूबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। एंड जो सोल्यूबल प्रोडक्ट है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है फैगोसाइटोसिस के द्वारा। तो ये है पूरा ब्लड कोएगुलेशन का प्रोसेस। आई होप आप सबको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।